हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, और दिस इज़ द सेकंड वीडियो जिसमें हम साइंस की केमिस्ट्री देख रहे हैं। और इस वीडियो सीरीज ये जो 4 वीडियो आएंगी इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपको पता भी होगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर ही होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी जो चीज़ हमारे पास पहले से है या फिर जो ज़्यादा क्वांटिटी में, मान लेते हैं वाटर, इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। और इसमें एक चम्मच आपने जो मिलाया, चीनी मिलाया, शुगर मिलाया, कुछ भी मिलाया, दारू मिलाया, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। यानी अगर हम बात करें कौन ज़्यादा होता है, तो सॉल्यूट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, आमतौर पे हम ऐसा मान लेते हैं, और सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट क्या है, जो मिला रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है, जो पहले से इसमें है। और इसी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात करते हैं एलॉय क्या चीज़ है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होमोजेनस होता है। होमोजेनस का क्या मतलब है, सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। यहाँ पे है देखिए, होमोजेनस क्या है, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जो भी आप मिलाएंगे ये पूरी तरीके से इसमें मिल जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा। और इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। यानी इसमें अगर आपने मान लीजिए नींबू मिलाया था, तो इसमें अगर मैं कहूँ नींबू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेमन। लेमन और वाटर, तो जो नींबू का रस है वो पूरे के पूरे पानी में थ्रू आउट वॉल्यूम वैसे ही घुल जाएगा। आप यहाँ का पीजिए चाहे यहाँ का घूट लीजिए, सेम ही टेस्ट मिलेगा, पूरी तरीके से मिल चुका है। तो उसे कहते हैं होमोजेनस। नॉन यूनिफॉर्म या फिर हेट्रोजेनस में क्या हो जाता है कि आप मान लीजिए बालू मिला दीजिए, तो बालू यहाँ पे आ जाएगा, सब में थोड़ी ना मिलेगा। यहाँ तो आपको पानी मिलेगा और यहाँ आपको थोड़ा सा बालू बालू भी मिलेगा। या फिर इसमें मान लीजिए आप कुछ और मिला दीजिए, कुछ भी मिला दो, दो तीन पत्थर डाल दो यहाँ पे, तो वो पूरी तरीके से इस वॉल्यूम में मिल थोड़ी गया है। तो इसे हम कहते हैं, बालू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैंड। सैंड और वाटर लिख देता हूँ। इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हेट्रोजेनस। यही अंतर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है, जो सॉल्यूशन है वो हमारा वो होमोजेनस होगा, यानी आप जो भी मिलाएंगे वो थ्रू आउट वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। और एयर की भी बात आती है कि एयर क्या है, एयर होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस है। तो एयर भी हमारा होमोजेनस है। एयर के कंपोजिशन में जो भी आपको मिलेगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप यहाँ का एयर लीजिए तो भी उसमें आपको वही मिलेगा, यहाँ का लीजिए तो भी उसमें आपको यही मिलेगा। क्या, 78% ये और 21% ये, और बाकी सारी चीज़ें अलग अलग। तो एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, पॉइंट टू बी नोटेड। एयर इज़ अ होमोजेनस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलॉय की हम बात कर रहे थे। एलॉय देखिए एक मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप मिक्स कर दीजिए, कैसे मिक्स कर दीजिए। तो एलॉय देखिए क्या है, एलॉय जो कि एलॉय हो सकता है मेटल और मेटल को मिला के, या फिर मेटल और नॉन मेटल को भी मिलाएंगे तो भी एलॉय मिलेगा। ठीक है, मेटल मेटल मिला करके भी एलॉय बनता है, या फिर आप मेटल और नॉन मेटल को मिलाएंगे तो भी एलॉय मिलेगा। यानी एक मेटल होना तो जरूरी है, नॉन मेटल को मिलाएंगे नहीं तो बात नहीं है। ऑप्शन में अगर ये दो हो तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, क्योंकि एलॉय को एक मिक्सचर की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है किसका, मेटल और नॉन मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। बहुत ही सीधी सी बात है। और इसमें जो भी मिलाते हैं, मान लो हम एक मेटल दो मेटल बनाए, इनका कुछ कॉम्पोजिशन होता है कि 30% ये, 70% ये। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा कभी ना कभी आ ही जाता है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज और ब्रास, ये देखते हैं। ब्रास में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, और एक और होता है जिंक। ठीक है, ऐसे याद कर लिए। ब्रॉन्ज में जेड है तो इसमें नहीं आएगा, बल्कि ब्रास में आ जाएगा। यही दोनों कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं ये दोनों याद करा रहा हूँ। कॉपर और जिंक मिल करके ब्रास बनते हैं। ठीक है, और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन। एसन का मतलब होता है टिन। तो ये वाला कैसे याद करना है, ब्रॉन्ज देखिए, तीन मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेडल लाया तो उसके पापा मम्मी क्या थे, इंडियन पेरेंट्स, बोले बैग पे ब्रॉन्ज काहे ले आए, तो फिर उसको खूब कूटिन, तुम्हें गोल्ड लाना चाहिए था यार, तुम साले क्या ले आए हो। तो कूटिन, कूटिन, कूटिन। ठीक है, और ब्रास क्या है, देखिए जिंक। जिंक इसमें आ रहा है, यानी जंग हो रही है। तो जंग हो रही है और आपस में सबको क्या करना है, कोऑपरेट करना है। कॉपर यानी कोऑपरेट, कॉपर स्टैंड्स फॉर कोऑपरेट, और जिंक स्टैंड्स फॉर जंग। तो जंग में आपको कोऑपरेट करना है।
तो जंग 30% कर रहे हैं और कॉपरेट पीछे से 70% लोग कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम लड़ो, हम खड़े तो हैं, तुम बस एक झापड़ मार देना, उसके बाद भाई संभाल लेगा। ऐसा बहुत होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। ब्रॉन्ज में होते हैं कॉपर और टिन, और ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। कंपोजिशन है जिंक 30% और कॉपर जो है 70%। एक और एलॉय होता है अमलगम, जहाँ पर भी एक जो है आपका वो आ जाए सिल्वर या मरकरी, चलो ये छोड़ दो अभी, ठीक है। देखिए जो सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या होता है, एक सोल्यूट होगा जो कम मात्रा में होगा और एक सॉल्वेंट होगा जिसमें मिला रहे हैं, जैसे कि पानी या फलाना। तो एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब है आयोडीन मिला दो अल्कोहल में। इसमें सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट है, और आयोडीन जो कि एक चम्मच मिला देंगे, ये क्या है, सॉल्यूट है, जो कि मिलाया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ऑप्शन दे देगा आयोडीन इन पानी, आयोडीन इन एसिड, आयोडीन इन फलाना, तो आंसर ये सब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आयोडीन इन अल्कोहल। एरिएटेड ड्रिंक्स, जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा वाटर, उसमें क्या होता है, ये पानी में ही क्या मिलाते हैं उसमें, CO2। इसमें सॉल्यूट क्या होता है, CO2। सॉल्वेंट क्या होता है, जो भी मिलाना हो, पानी हो या फिर जो हो, जूस हो, उसमें जब हम कार्बोनेटेड वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एज अ सॉल्यूट उसमें रहता है, इसीलिए ये होता है एरिएटेड ड्रिंक्स में। एयर क्या आपको बता ही दिया कि एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और एयर में कंपोजिशन में क्या क्या होते हैं। आपके घर में AC है? नहीं है? हाँ तो यही याद कर लो, नो AC। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 78% होता है, ये 21% होता है, बाकी ये थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है। इसी ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर ये होता है, ये होता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में AC नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए। अरे भाई, सैचुरेटेड पता है ना, जब आपका सैचुरेशन लेवल आ जाए कि बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते गोभी वो। सैचुरेटेड का मतलब है ये आपका जो सॉल्वेंट है, इसमें आप कुछ सॉल्यूट मिला रहे हैं, कब तक मिलाएंगे? एक तो टाइम होगा ना कि बस मिलाते ही जा रहे हैं, मिलाते ही जा रहे हैं जब तक है जान, तब तक तो नहीं मिला सकते। तो जितनी इसकी औकात है वहीं तक ये मिलेगा सोल्यूट, उसके आगे ये मिल भी नहीं पाएगा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेशन, और इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कितना आप सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं कि उसके बाद अब तो सोल्यूट डिजॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी औकात खत्म हो गई है, सारे मॉलिक्यूल्स में जो अब जगह होगा है नहीं। तो मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको एकदम उसकी औकात तक भर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है पूरे सॉल्यूट डाल डाल के, और नो मोर क्या कहते हैं, सॉल्यूट इज पॉसिबल। अब और जो है और मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसके नीचे अभी मान लो अभी तुमने इतना ही मिलाया हुआ है, सैचुरेशन लेवल तो ये है इसका, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इसमें तो अभी और क्षमता है, आप और मिला दीजिए। पानी में एक एक नींबू डाल दो तो ये अभी तो अनसैचुरेटेड ही है, लेकिन उसमें 50 नींबू निचोड़ दो तो उसके बाद डालोगे तो और मिल ही नहीं पाएगा। तो यानी वो सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, यानी मान लो इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया है, तो जितना सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हुआ है उसके कहते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट असल में मिलाया गया टू रीच इट्स सैचुरेशन लेवल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लिखना चाहिए, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूट इस वक्त है इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उससे क्या बोलते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, यानी कि इसको इतने तक इसको घुला जा सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल आता है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि अगर मास परसेंटेज, मास में दिया हो तो मास लेना है, परसेंटेज दिया हो तो दोनों का परसेंटेज लेना है, वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम लेना है। यानी कि ऊपर आपको रखना है सॉल्यूट, यानी कि जो आप मिलाते हैं, और नीचे रखना है आपको मास ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन का निकालते हैं, पूरे सॉल्यूशन का।
तो इससे एक न्यूमेरिकल काफ़ी आता है, यही आता है, कई बार यही आया हुआ है कि आपने 40 ग्राम सॉल्ट जो है 320 ग्राम वाटर में मिला दिया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्ट क्या है जो आपने मिलाया, चुटकी सा, ये आपका सोल्यूट है। तो इसका कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 40 अपॉन 320 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्वेंट ले लिया, लेकिन हमें लेना क्या है, बल्कि आप इसको सॉल्व करके जो आंसर लाएंगे वो भी ऑप्शन में रहेगा। हमें सॉल्यूशन लेना है, यानी कि सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 40 और 320 आपको जोड़ना पड़ेगा, तब तो जाके ये होगा। यानी कि आंसर क्या होगा, 40 बटा 320, 40 60 इंटू 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे से काट दीजिए, 9 100/9 यानी कि 11.1% इज द आंसर। Point to be noted, solute upon solution. And for solution, you have to add both the masses, that is of solute and solvent. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, इसको आप देख लेंगे तो लाइफ जिंगा डाला। सॉल्यूशन क्या होता है, पहली लेक्चर में बता दिया मैंने कि होमोजेनस होता है। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे बालू वाली चीज़ें थी ना, ये थोड़ा हेट्रोजेनस चीज़ें जैसी है। सस्पेंशन में क्या है, हेट्रोजेनस होता है, यानी आप समझ ही गए कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से मिलेंगे नहीं, क्योंकि होमोजेनस में मिलता है, इसमें मिलते नहीं है। अब इसको देखते हैं, सॉल्यूशन है, आपने नींबू पानी, एग्जाम्पल इसका नींबू पानी ले लेते हैं, नींबू पानी, और यहाँ बालू पानी ले लेते हैं, सैंड और वाटर, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम नेक्ड आई, आपको दिखता है क्या, जब पूरी तरीके से मिल जाएगा तो कहाँ से दिखेगा, नहीं दिखेगा। और जब नहीं दिखेगा, आपको ये पता होगा कि कहीं भी स्कैटरिंग होती है, लाइट की स्कैटरिंग, तो वो हमेशा पार्टिकल्स की वजह से होती है। अगर आसमान नीला दिख रहा है तो क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को, ऐसे छितरा देते हैं, तो आपको क्या है, पूरा यहाँ पे नीला नीला दिखने लगता है। तो अगर पार्टिकल्स होंगे तभी स्कैटरिंग होती है। तो ये दोनों पॉइंट एक ही है, समझाने के लिए मैंने दोबारा लिखा है। जब पार्टिकल दिख ही नहीं रहे हैं इसमें, तो क्या ये स्कैटर करेगा, लाइट नहीं करेगा। तो यानी अगर आपने एक गिलास नींबू पानी रखा, आप यहाँ से लाइट मार रहे हैं, यहाँ से आपने लाइट फेंकी, ठीक है, मैं लाइट बनाता हूँ, तो यहाँ आपको लाइट दिखेगी, लेकिन यहाँ लाइट नहीं दिखेगी, उसके बाद यहाँ दिखेगी, क्योंकि इस बीच जब पार्टिकल ही नहीं है आपके विजिबल, तो स्कैटर नहीं करेगा। जब लाइट स्कैटर नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ नींबू पानी दिखेगा, लाइट जाते हुए नहीं दिखेगी, ये बात है। लेकिन वहीं सस्पेंशन में क्या केस है कि इसके पार्टिकल विजिबल है, बालू आलू है, तो बालू आलू तो दिखेगा ही आपको यहाँ, यानी इसके पास पार्टिकल है, और जैसे ही पार्टिकल होगा तो वो क्या करेगा, स्कैटरिंग कर देगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये जो पाथ है लाइट का, ये यहाँ पर विजिबल होगा। इस केस में नहीं हो रहा था, तो ये स्कैटरिंग करेगा, और जो पाथ ऑफ लाइट है ये विजिबल इसमें नहीं होगा, इसमें पार्टिकल नहीं है और इसमें होगा। और इसी को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, इस स्कैटरिंग को, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। जब आप घर के झरोके से भी देखते हैं, तो जब आप आते हैं यहाँ पे, झरोके से लाइट आती है, तो आपको पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं। इन्हीं पार्टिकल की वजह से ही आप इस लाइट को देख पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टिकल्स ने स्कैटरिंग को पॉसिबल किया। वरना तो हर जगह लाइट है, क्या ऐसे दिखती है क्या धूप की आते हुए, नहीं दिखती है। इन पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल हो पाती है, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज, जो कि पाथ को विजिबल कर दे, उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। घर के उसमें भी आपने देखा होगा। ये स्टेबल है, स्टेबल का क्या मतलब है कि अगर आप इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके जो सारे सॉल्यूट के पार्टिकल है वो नीचे आके जम जाए। इट इज स्टेबल, जो मिल गया सो मिल गया। अब यहाँ पे भी नींबू पानी, यहाँ भी नींबू पानी अपने में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारा नींबू नींबू नीचे आ जाए, पूरे थ्रू आउट वॉल्यूम में जो है वो रहेगा। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल। ये अनस्टेबल है, यानी कि जैसे ही आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो सारे बालू आलू कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसको आप फिल्ट्रेशन करके तो नहीं कर सकते हैं कि हमें नींबू पानी को अलग अलग करना है तो फिल्टर पेपर से छान लिया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें सेपरेट कर सकते हैं आप फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर लगाओ, छान लो। अच्छा, इसमें तो स्कैटरिंग हो रही है क्योंकि इसके पार्टिकल विजिबल है, लेकिन एक बार आपने छोड़ दिया, आधे एक घंटे बाद सारे पार्टिकल नीचे आके बैठ गए, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल बचे क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी स्कैटरिंग दिखाएगा। लेकिन जब एक बार सारे पार्टिकल नीचे जम जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तो क्या स्कैटरिंग होगी, नहीं। व्हेन सेटल डाउन ऑल द पार्टिकल्स, नो मोर स्कैटरिंग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमेशा तो नहीं दिखाएगा, जब सेटल हो जाएंगे नीचे पार्टिकल्स तब ये भी नहीं दिखाएगा। कोलाइडल को मैं नाम देता हूँ धोखेबाज। धोखेबाज क्यों, क्योंकि ये है तो हेट्रोजेनस,
लेकिन अपीयर्स टू बी होमोजेनस, है असल में हेट्रोजेनस, लेकिन दिखाता कैसा है कि मैं तो होमोजेनस हूँ। जैसे कि मिल्क, क्या मिल्क को देख के आपको कभी फील आती है कि इसके अंदर पार्टिकल पोर्टिकल हैं? नहीं लिखता ना, लेकिन इसके अंदर है, फैट के पार्टिकल हैं, फलाना पार्टिकल है ना। तो असल में ये हेट्रोजेनस है, लेकिन दिखता कैसा है? ये होमोजेनस, धोखेबाज है, अंडर कवर एजेंट है। तो इसके पार्टिकल क्या आपको आंख से दिखेंगे? कैन नॉट, नहीं दिखते। लेकिन क्या ये स्कैटरिंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो है ही ना, दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, और छोटा होगा। हमें आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन पार्टिकल है, और जैसे ही पार्टिकल है तो ये क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करेगा। पाथ ऑफ लाइट इसमें भी विजिबल हो जाएगी, और पाथ ऑफ लाइट विजिबल का नहीं दिया है इसमें, तो आप ये छोड़ दीजिए। केवल स्कैटरिंग करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई ये स्कैटरिंग करेगा, और होमोजेनस की तरह से ही दिखता है, तो शायद पाथ ऑफ लाइट का दिया नहीं है, तो मैं भी नहीं बताता हूँ। ये भी स्टेबल है, क्या नाम है, सॉल्यूशन की तरह। इसको आप रखेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे फैट वाले नीचे आ जाएं, एकदम होमोजेनस की तरह है। बाकी सारी चीज़ें होमोजेनस की तरह है, सिर्फ इसमें एक ही हेट्रोजेनस की तरह है कि इसमें क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट शो होगा, बाकी सब होमोजेनस की तरह है। ना ही पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगी, और ना ही आप आंखों से इसके पार्टिकल देख सकते हैं। और ये स्टेबल है, ऐसा भी नहीं होगा कि फैट नीचे मुड़ जाए। और इसको भी आप फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन याद है? ऐसे दादी नानी घर में ऐसे वो चलाती थी, ऐसे चक्री, ऐसे हाथ से लेके, ऐसे कचक कचक कचक, मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे करके टच टच दोनों हाथ के हथेलियों से चर्निंग करते थे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डेंसर चीज़ें हैं वो नीचे चल जाएंगी, डेंस यानी भारी है, नीचे चल जाती है, और लाइट वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, और इसी से हम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस स्टेबल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और टिंडल इफेक्ट के ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कब करेगा कब नहीं करेगा, तो ये आप देखिए और पढ़िए। अच्छा, कोलाइड्स हमने ये पढ़ लिया ना, तो कोलाइड्स 8 टाइप्स के हैं। कोलाइड्स क्या होता है? अभी भी मैंने बताया आपको कि ये हेट्रोजेनस है, हेट्रोजेनस है ना, लेकिन अपीयर कैसा करता है कि भाई होमोजेनस की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये हेट्रोजेनस है। अच्छा, 8 ही क्यों हुए, 9 क्यों नहीं हुए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इसने सॉलिड लिक्विड गैस के सारे कॉम्बिनेशन बनाए। सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस 3, फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस 3, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस 3 3 3, 9 होना चाहिए। लेकिन गैस टू गैस इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गैस टू गैस क्या हो जाएगा? एक होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि एयर क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर, इसीलिए गैस टू गैस एक कोलाइड नहीं है, बल्कि होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस है इसका मतलब हेट्रोजेनस नहीं है, तो कोलाइड होगा ही नहीं, इसलिए गैस टू गैस नहीं है। बाकी देखिए, जैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मानते थे, तो कोलाइड के केस में इसको बोल देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और इसको बोल देते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी इसको आप सॉल्यूट समझिए, और इसको आप सॉल्वेंट समझिए। ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और डिस्पर्सिंग मीडियम किस मीडियम में हो रहा है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो चीज़ में पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सॉल्यूट हो जाएंगे। तो चालू करते हैं, और क्या नाम बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एग्जांपल भी इसमें दिया हुआ है। देखिए, अगर लिक्विड गैस में है, यानी कि इसके फॉग, फॉग यानी कोहरा ही कोहरा, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। तो एक टाइम, थोड़े टाइम के लिए आप सोचिए कोहरे में क्या होता है तो वो गैस ही, यानी मीडियम इसका गैस है, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल आपको कैसे मिलते हैं? लिक्विड के, पानी पानी सा। तो ये लिक्विड एंड गैस हो गया, इसका नाम है एरोसोल। क्लाउड भी वही चीज़ है, क्लाउड भी गैस ही है, लेकिन इसमें होता क्या है? पूरा लिक्विड है ना, बारिश हो जाती है तो लिक्विड एंड गैस फिर से वही हो गया एरोसोल। मिस्ट भी वही है, कोहरे जैसा ही। ठीक है, सॉलिड इन गैस देखिए, स्मोक है, स्मोक भी तो गैस ही होती है, धुआं धुआं सी है ये जिंदगी, और उसमें पार्टिकल आपको क्या, थोड़े से कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, यानी कि है ये गैस, लेकिन इसमें पार्टिकल कैसे हैं? सॉलिड, तो इसको भी एरोसॉल ही बोला। ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होगा, उसमें भी गैस ही है, लेकिन कुछ कंकड़ पत्थर, सल्फर पल्फर, तो सॉलिड इन गैस। शेविंग क्रीम में क्या होता है? झाग बन जाता है, जब आप निकालते हैं तो होता तो वो लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, यानी सॉल्वेंट है, होता लिक्विड है, लेकिन जब आप करते हैं झाग बन जाता है, इसका मतलब गैस रहा होगा, तो गैस इन लिक्विड क्या हो जाता है? फोम बोलते हैं इसे। शेविंग क्रीम इज ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड लिक्विड और एरोसोल, इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। लिक्विड लिक्विड इज नोन एज इमल्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे मिल्क है, मिल्क में भी मिल्क इज अ इमल्शन, क्योंकि इसमें कुछ पानी होगा, थोड़ा सा फैट होगा, सारे लिक्विड है। फेस क्रीम भी, फेस क्रीम और शेविंग क्रीम में अंतर है। फेस क्रीम में जब आप लगाते हैं तो क्या झाग आता है? क्या नहीं आता है, उसमें गैस है ही नहीं, सिर्फ लिक्विड और लिक्विड है।
शेविंग क्रीम में झाग आता है इसलिए वो गैस इन लिक्विड है। सॉलिड इन लिक्विड, ये आपको दो याद करिए, मड ये तो दिख ही रहा है, कीचड़ विचड़ क्या है, पूरा लिक्विड है, उसमें सॉलिड सॉलिड पड़े रहते हैं, आप धस जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट। फोम क्या है, गैस इन सॉलिड को फोम कहते हैं, यानी कि है तो ये सॉलिड लेकिन उसके अंदर गैस है। मतलब आप बर्तन धोया हो आपने, स्पंज जो होता है बर्तन वाला, ये है तो सॉलिड ना, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, गैस है, तो गैस इन सॉलिड क्या हो जाएगा, फोम हो जाएगा। ह्यूमिस भी एक पत्थर है, हल्का पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिसमें थोड़ा थोड़ा छेद हो। लिक्विड इन सॉलिड, देखिए बटर आप लाते हैं फ्रिज से निकाल के 10 रुपए का ऐसे, तो वो होता तो सॉलिड है लेकिन इसके अंदर क्या है, लिक्विड। तो लिक्विड इन सॉलिड क्या हो गया, जेल, इसको जेल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेली या चीज़, चीज़ भी तो एग रोल में जो डालते हैं चीज़, ये भी होता क्या है, सॉलिड ही, लेकिन जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड, यानी लिक्विड इन सॉलिड क्या है, जेल। सॉलिड और सॉलिड का सोल्यूशन है तो बहुत सारे हैं, जेम स्टोन हो गया, कलर्ड, मिल्की ग्लास हो गया, तो ग्लास ग्लास दोनों सॉलिड है, दो तरीके के ग्लास को आप मिला देंगे तो भी यही होगा। स्टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, और ये वाला आप याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेपरेशन की। जैसे मान लो डाई है, डाई में कई कलर होते हैं, तो एक ब्लू इंक है, उसको आपको सेपरेट करना है, तो इंक यानी उसमें पानी में जब मिला देते हैं तब, यानी कि डाई है और पानी में मिला दिया आपने, ठीक है। अब इसको वापस से आपको डाई चाहिए तो क्या करिए, इवापोरेट कर दीजिए। जब आप इवापोरेट करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या आपका, डाई आपको मिल जाएगी जो पाउडर डाई है। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं। क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे, मैंने बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, वही जिसमें आप चर्निंग करते हैं, फिर चलाते हैं और डेंसर मीडियम नीचे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं और इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रीम व्रीम आप इससे निकाल सकते हैं, जो हल्की है ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इसके एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड और यूरिन टेस्ट, ध्यान दीजिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। डेयरी में जब आप जाते हैं बटर वो अलग करते हैं क्रीम से, ये तो सेम ही चीज़ हो गया। और वॉशिंग मशीन में भी क्या यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, टू स्क्वीज द वाटर आउट, टू स्क्वीज द वाटर, पानी जो है वो निचोड़ के जब सुखाता है तो वॉशिंग मशीन में ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ होता है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अच्छा, दो इमिसिबल लिक्विड कैसे करेंगे, इमिसिबल का मतलब है जो मिक्स ना हो रहा हो, जैसे कि ऑयल और पानी। अबे जब मिक्स ही नहीं हो रहा है तो क्या करो, ऐसे एक फनल ले लो, ऐसे तो दोनों को डाल दो, कुछ देर बाद जो डेंसर होगा वो इधर आ जाएगा, जो लाइटर वाला इधर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल। यानी एक फनल में डाल दो, ऑटोमेटिक वो वाले एक साइड, वो वाले एक साइड आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपने कभी पेट्रोल में आपके पानी चला गया तो आपने देखा होगा बॉटल में लेते हैं या फिर बॉटल को पलट देते हैं, तो इधर पूरा पानी आ जाएगा और ऊपर पेट्रोल आ जाएगा, और फिर आप ढक्कन खोल दीजिए तो सारा गिर जाएगा। अगर ऐसा केस कभी आपके साथ हुआ हो तो ही आप फील कर पाएंगे। और ओर को निकालते हैं, जब आयरन वायरन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें डाल दो, जो असली ओर है, सॉरी जो आयरन है बढ़िया बढ़िया, वो इधर आ जाएंगे, जो हल्की है, नकली है, स्लैग है, स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो ऊपर आ जाएंगी। तो आप यहाँ से स्लैग भी रिमूव कर सकते हैं, गंदगी इम्प्योरिटी भी रिमूव कर सकते हैं ओर से, और यानी कि जहाँ से आपको मेटल वेटल निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट को एमोनियम क्लोराइड से कैसे करेंगे। एमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, ये होता है कपूर, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं, इसमें आपको ये दिख रहा है ना, एक वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाएगा, यहाँ नमक भी है और कपूर भी आपने तोड़ के डाल दिया है, तो यहाँ उसको हीट दे दीजिए, जो कपूर है वो उड़ के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ कुछ आप लगा दीजिए कपड़ा वपड़ा या फिर कॉटन प्लग, तो सारा कपूर इसके अंदर जम जाएगा और यहाँ नमक बच जाएगा। तो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस हो जाता है ये एमोनियम क्लोराइड। जो चीज़ डायरेक्टली सॉलिड टू गैस हो जाए या फिर जब वोलाटाइल कंपाउंड हो एक, तो आपके पास बड़ा ही आसान तरीका है, सब्लिमेशन, उड़ा दीजिए, एक उड़ जाएगा दूसरा बच जाएगा। इस तरीके से हम इसे सेपरेट कर लेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, अब मान लो जैसे कि कलर है, कोई ब्लैक कलर है, तो उसके अंदर बहुत सारे कलर मिक्स हैं, उसको सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मान लो कलर 1, कलर 2, कलर 3, तो इसमें क्या करते हैं, हम पानी के साथ डिसॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इस कलर को रखेंगे और ये धीरे 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 चढ़ने लगता है। इस कलर की जो अलग अलग कलर हैं, कलर 1,
कलर 2, कलर 3 ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में था ये, अलग अलग कलर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब जो ज़्यादा पानी के साथ सोल्यूबल है, ऐसा आप समझो कि हम लोग एक सेटअप बनाते हैं जिसमें पानी चढ़ने लगता है ऊपर। तो जब पानी ऊपर चढ़ रहा है तो जो पानी के साथ ज़्यादा सोल्यूबल है वो ज़्यादा आगे तक चला जाएगा, जो नहीं इतना सोल्यूबल है वो यहीं भी आगे टूट जाएगा। तो अलग अलग ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाएगी। तो क्रोमेटोग्राफी यही है कि जब हम इसको कलर को सेपरेट करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो पिगमेंट्स हैं नेचुरल कलर का, उसको सेपरेट करना हो तो क्रोमेटोग्राफी। कलर्स हैं डाई के, क्योंकि डाई में कई कलर होते हैं तो क्रोमेटोग्राफी। और एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी आपने ब्लड में कुछ मिलाया है, ड्रग्स मिलाया है, तो जो आपको अगर सेपरेशन करना है तो क्रोमेटोग्राफी है। कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए कौन सा है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि आप वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको नीचे पार्टिकल डेंसर करना है, ऊपर लाइटर करना है, ये सब काम करना है। लेकिन ड्रग्स के आपने कोई इम्प्योरिटी मिलाई है अपने ब्लड में तो उसको आपको सेपरेट करना है। फॉर दैट वी हैव अ क्रोमेटोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। और कलर ऑफ अ डाई को सेपरेट करते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस हो गए। अच्छा, दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, अगर दो लिक्विड मिक्स हो जा रही हैं और लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, दोनों को वो कर दो, उबाल दो। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वो उड़ जाएगा, तो जिसका नहीं आएगा, उसमें दो लिक्विड हैं मान लो आपस में मिक्स हो गई हैं, तो आप हीट करिए 25 पे, मान लो इसका 25 बॉइलिंग पॉइंट है तो ये उड़ के बाहर चला जाएगा, जो बचेगा वो आ जाएगा। तो ऐसे सेपरेट कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। यानी अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, मान लो एक 20 का हो और एक 180 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो, तो आराम से आप उड़ाएंगे अलग अलग, वो हो जाएगा, है ना। मिक्स हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, हो तो जाएगा ही। लेकिन क्या हो अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम हो, लेस देन 25 केल्विन हो, तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट मान लो एक 20 है केल्विन है और एक 45 केल्विन है या फिर एक 40 केल्विन है, इतना पास पास बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ नहीं होता है, सेम डिस्टिलेशन ही है, लेकिन उसको कई बार कर देते हैं। डिस्टिलेशन को कई बार करते हैं, मतलब उड़ाया तो दोनों उड़ गए, दोनों लिक्विड उड़ गए, फिर हल्का ठंडा किया, फिर उड़ाया, फिर ठंडा किया, तो ऐसे करते 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 एक को पाइप लगा देते हैं, एक जाता रहता है जिसका कम है टेम्परेचर और एक यहीं बचा रहता है। इसका सेटअप पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम हो दोनों में डिफरेंस, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। जैसे गैसेस हैं एयर में, तो उनको भी इसी प्रोसेस से रिमूव करते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है या फिर और कोई चीज़ें हैं, नेचुरल गैस है, जिनके टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बॉइलिंग पॉइंट में, सॉरी, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से रिमूव करते हैं या सेपरेट करते हैं। अच्छा, एयर से अलग अलग गैसेस कैसे आएंगी, मैंने बता दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आएंगी। क्या करना है, पिछले चैप्टर में भी बताया था, प्रेशर आपको इंक्रीज करना है और टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो एयर जो है वो लिक्विड में बन जाएगी, लिक्विड एयर हो जाएगी। प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। अब इसको धीरे धीरे आप ठंडा करिए तो आपको एक गैस मिल जाएगी, फिर अगली गैस मिल जाएगी, अगली गैस मिल जाएगी। तो जो सबसे पहली गैस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी आपको, ऑक्सीजन। इस तरीके से आप गैसेस अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। जैसे आपने वो देखा होगा शादी वादी में जब वो बनता है चाशनी, तो उसमें क्या था, चाशनी यानी चीनी और पानी मिला के चाशनी बन गई। अब आप सुबह तक छोड़ दीजिए, इसमें रसगुल्ले हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि सुबह तक यहाँ जम जाता है, चीनी चीनी अलग सी हो जाती है, यानी वो जो प्योर चीनी है ऑटोमेटिक सेपरेट हो गई, है ना। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें आप क्या करिए, फिल्टर पेपर लगा दीजिए, ऐसे ऊपर रख दीजिए या फिर धागे रख दीजिए, ताकि ये सारे प्योर वाले एक साथ चिपक जाएं। तो सारे के सारे सॉलिड ऑटोमेटिकली आपस में अलग हो जाएंगे। तो द क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू प्योरीफाई द सॉलिड। ये सॉल्ट भी हम निकाल सकते हैं सी वाटर से यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन। और एलम यानी फिटकरी होता है, फिटकरी, फिटकरी शेविंग के बाद लगाते हैं। और इम्प्योर चीज़ हैं उसमें आप ये भी कर सकते हैं। और देखिए, सॉल्ट अगर करना है सी वाटर से तो आसान तरीका तो इवापोरेशन भी तो हुआ, इवापोरेट कर तो पानी उड़ जाएगा। लेकिन हम इससे भी कर सकते हैं, ले आओ और उसको रख दो और क्रिस्टलाइजेशन करा दो, तो भी कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको पता ही है। फिजिकल चेंज में क्या है कि इंटरनल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, इंटरनल कंपोजिशन में नो चेंज। और केमिकल चेंज में इंटरनल कंपोजिशन ही तो चेंज हो रहा है,
इंटरनल कंपोजिशन में चेंज हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस था, आइस से पानी बन गया, पानी से गैस बन गया, तो क्या इंटरनली इसके में कुछ चेंज तो हुआ नहीं? मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करते हैं सिर्फ, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ट्री, आपने कटिंग ऑफ ए ट्री, पेड़ काट दिया, इतना पेड़ था, तो इसके अपने कंपोजिशन, इसके अपने कंपोजिशन में क्या कुछ चेंज हो रहा है? नहीं। तो कटिंग ऑफ अ ट्री भी क्या हो जाएगा? हमारा फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन केमिकल चेंज का मतलब है कि अगर आपका इंटरनली कुछ चेंज हो रहा हो, जैसे बर्निंग, आपने कोई चीज़ जला दिया, कागज था, जला दिया, तो अब जहां भी बर्निंग आ जाए वो तो केमिकल चेंज है, अंदर सब चेंज हो गया। रस्ट, आयरन था, अब रस्ट से मिलने के बाद वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, एक नया चीज़ बना ले रहा है, इंटरनली कंपोजिशन तो चेंज हो गया ना, तो इसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आता है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। क्या है? तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल क्यों? क्योंकि बर्निंग हो रही है, उसकी जो बाती है वो तो जल ही रही है। लेकिन फिजिकल क्यों? क्योंकि जो मोम है ये तो जल ही नहीं रही, केवल बाती जलती है। मान लो आपने एक ऐसा स्टैंड लगा दिया, यहाँ पे मान लो ये स्टैंड है, इसको हॉलो कर दो, ये वाला हॉलो स्टैंड है, जलते 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 सारी मोम फिर से इसमें आ जाएगी, और ये ऊपर से जल के इधर आ गया, ठीक है, बाती सारी जल गई। तो ये मोम में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। लेकिन इसकी बाती जल गई है तो ये केमिकल चेंज है। देखिए एलिमेंट, जो वर्ड है एलिमेंट क्या होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर सिंपलर कंपोनेंट्स, इसी को एलिमेंट कहते हैं। तो जो टर्म है ये पहली दफ़ा यूज़ किया था रॉबर्ट बॉयल ने, लेकिन इसकी जो एक यूजफुल डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन, कि आखिर एलिमेंट किससे कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे कि जिससे हम और ज़्यादा कंपोनेंट में ना तोड़ पाए, है ना, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर कंपोनेंट्स, जैसे हाइड्रोजन है। तो वो दिया था एंटोने लेवोइजियर ने। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ये टर्म किसने यूज़ किया, वो रॉबर्ट बॉयल है। तो और एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन दी है लेवोइजियर ने। जो भी क्वेश्चन आए आपको उस हिसाब से मानना है एग्जाम में। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में अंतर देख लेते हैं। मेटल क्या होते हैं? ये मॉलिएबल होते हैं। मॉलिएबल मतलब आप उसको शीट के फॉर्म में पीट पीट के ला सकते हैं। शीट, शीट, माल, माल याद कर लो, माल से शीट याद आ जाएगा, शीट नहीं याद आएगा तो बेड शीट याद आ जाएगा। डक्टिलिटी, डक्ट मतलब ही होता है पाइप, यानी आप उसको तो पीट पीट के पाइप के फॉर्म में ले आए। जैसे कि सोने की चेन पहनते हैं, तो क्यों पहन पाए? क्योंकि मेटल में ये प्रॉपर्टी है कि आप उसको पाइप के फॉर्म में कर सकते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और नॉन मेटल क्या है? नहीं करेगा। नॉन मेटल मॉलिएबल नहीं होगा, ये डक्टाइल नहीं होगा। सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आयरन पे आप मारिए कैसे टन आवाज आती है ना। लस्टर, थोड़ा सा उसमें शाइनिंग वाइनिंग भी रहती है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें नहीं हो सकता, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कि भाई जैसे आयोडीन है, आयोडीन में लस्टर मिलता है, लेकिन ये नॉन मेटल है। ठीक है, बहुत सारे मेटल आपको मिल जाएंगे जो कि सोनोरस नहीं दिखा रहे हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक मेजर, एक मोटे मोटे तौर पे बात है कि मेटल मॉल्यूबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और मोस्ट मॉल्यूबल कौन हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा गोल्ड, है ना, ये आया भी हुआ है क्वेश्चन। और देखिए मरकरी और ब्रोमीन ये दो ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट जो हैं, दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड है। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेटल पूछे, क्योंकि एलिमेंट क्या हो सकते हैं? या तो मेटल, या तो नॉन मेटल, या तो मेटलॉइड। मेटल कौन है? मरकरी एक मेटल है, और नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन। ये अंतर है इन दोनों में। एलिमेंट पूछे तो दोनों कह देना, मेटल पूछे तो मेटल मरकरी है, कोई बोले ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। और गैलियम और सीजियम जो है, ये दो ऐसे हैं जो कि लिक्विड है, हो जाएंगे एट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। थोड़ा सा आप हीट देंगे तो जा करके ये क्या हो जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे, अभी तो ये सॉलिड ही रहते हैं। तो ये बात है गैलियम और सीजियम की, कि थोड़ा सा आप हीट देंगे तो ये अबव रूम टेम्परेचर वो हो जाएंगे लिक्विड। इसका कैसे याद किया था मैंने? गला सीज कर दो इनका, गला जो है सीज कर दो, एकदम दबा दो गला, गला सीज कर दिया, गला सीज कर दिया। नॉन मेटल आपको पता ही, मेटलॉइड के हैं ऐसी चीज़ें जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो यही है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड्स हैं, और इनसे सेमी कंडक्टर्स बनते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। और H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? इसकी स्मेल जो है
वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है, रॉटन एग स्मेल। इसका फॉर्मूला क्या है, H2S। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, दो ही थोड़ा सा ही मैंने ढूंढा, एक दो पेपर पीछे, बाकी आप ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएगा। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड यानी कपूर कैसे होगा, आपको बताया था, ये वोलाटाइल है यानी उड़ जाता है। सब्लिमेशन इज द आंसर। फिल्ट्रेशन नहीं। क्रोमेटोग्राफी किस लिए होता है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड और पिगमेंट्स फ्रॉम डाई। डिस्टिलेशन क्या होता था, जब दो लिक्विड हैं, मिक्सबल हैं, दोनों मिक्स हो जा रही हैं और आपको करना है तो आप हीट करके कर लीजिए। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, सेम चीज़ होता है लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री केल्विन से कम है। क्रोमेटोग्राफी कैन नॉट सेपरेट, कलर फ्रॉम डाई कर देगा, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर कर देगा, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड कर देगा, रेडियो आइसोटोप का करेगा। ये वन इज द आंसर। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ख़त्म हुआ। हेलो, माय नेम इज़ विनय यादव, आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड, हु वांट टू क्लियर द डिफेंस रिलेटेड एग्जाम, as I have cleared APCAT 4 times and EKT in mechanical 4 times and UPSC CDS 4 times as well, and I am done with all my SSBs। और आप यहाँ इंस्टाग्राम पे 6000 हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं फॉर डेली न्यूज़ अपडेट्स एंड कोड्स, और आप इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं अगर आपको ये PDF चाहिए तो। थैंक यू, प्रिपेयर वेल।